अब हम मदरबोर्ड के बारे में सीखेंगे। तो मदरबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। दरअसल ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर जो कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे CPU है, आपकी रोम रैम आती है, इसके अलावा PCI स्लॉट्स या फिर USB पोर्ट्स होते हैं, ये सारे होते हैं। तो अभी हमने सीखा कि जो कंप्यूटर सिस्टम उसमें होती है CPU होता है, रैम होती है, रोम होती है, इसके अलावा भी बहुत कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सेकेंडरी स्टोरेज है, वो सेकेंडरी स्टोरेज मदरबोर्ड पे नहीं होती, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सारे जो है मदरबोर्ड के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मदरबोर्ड जो है वो ऐसा दिखता है। यहाँ पे अगर हम मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को देखेंगे, इसमें CMOS बैटरी होती है। CMOS क्या होती है? दरअसल CMOS बैटरी जो है ये BIOS चिप को पावर करती है। BIOS क्या है? BIOS इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS जो होता है इसमें आप कह सकते हो कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है और फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना पड़ता है मेमोरी में। ठीक है, तो इस BIOS में सेव होता है कि कहाँ पे हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम सेव है। तो BIOS को पावर करता है CMOS, और BIOS चिप जो होती है वो उसमें जिसमें BIOS प्रोग्राम सेव होता है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर होती है। फैन ये कूल करता है किसको? CPU को। एक्सपेंशन स्लॉट अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड या साउंड कार्ड लगाना है तो उसके लिए कुछ स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड पे। SMPS स्विचड मोड पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई जो कि पावर करती है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, उसके लिए यहाँ पे जो है एक SMPS होता है। उसके बाद PCI स्लॉट है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। अगर आपको जो है पेरिफेरल्स को कनेक्ट करना है उसके लिए PCI स्लॉट होता है, मतलब अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कुछ कनेक्ट करने तो उसके लिए ये होता है। प्रोसेसर चिप ये आपका CPU हो गया, ये भी मदरबोर्ड पे होता है। और बसेस मतलब इनको एक दूसरे के कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स होती हैं तो उनको हम बसेस कहते हैं। तो बसेस हम पढ़ेंगे। बसेस क्या होती है? बसेस सेट ऑफ वायर्स होती हैं जो इंटरकनेक्शन में यूज़ होती हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बस ऐसी होती है जो आपने देखी होगी, इसमें ये 8 या 16 वायर्स होती हैं। तो ये एक वायर जो है वो 1 बिट कैरी करती है। तो 8 बिट वायर्स होती है, 8 बिट बसेस होती हैं, 16 बिट या 32 बिट होती हैं। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप की बसेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बस जो है एक मदरबोर्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए जो बस यूज़ होती है उसे इंटरनल बस कहते हैं। और इसी तरीके से एक्सटर्नल बस आप जो मदरबोर्ड के बाहर जो पेरिफेरल्स हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको कनेक्ट करने के लिए जो बस यूज़ होगी उसे एक्सटर्नल बस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल बस है, कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल बस होती है। और एड्रेस और डेटा बस जो है ये डेटा को कैरी करती है, और एड्रेस बस जो है वो एड्रेस को कैरी करती है। एड्रेस क्या होता है? जो मेमोरी होती है, मेमोरी में हर एक मेमोरी पोजीशन का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो उसको कैरी करने के लिए, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो इन एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एड्रेस बस होती है। नाउ इंस्ट्रक्शन साइकिल, अगर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसे कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के थ्रू पास होना पड़ता है। मतलब इंस्ट्रक्शन है कोई कंप्यूटर की मेमोरी में, जब इसे एग्जीक्यूट होना पड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और एक प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? वो होता है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। जब आप उसको ओपन करते हो तो वो आपकी रैम या फिर मेन मेमोरी में आ जाता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपकी उस सॉफ्टवेयर में जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? आपकी वही मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर जो हमने पढ़ी थी लॉजिकल ऑपरेशंस, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, या फिर इसमें हो सकता है कि इस डेटा को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, मेमोरी से उठा के यहाँ लेके जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, तो अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये आपकी मेमोरी में आ गई, ये सारा प्रोग्राम आ गया। ठीक है, अब मुझे किसी एक इंस्ट्रक्शन को जब कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले जो है उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के रजिस्टर में लेके आना पड़ता है, तो उस फेज़ को हम फैचिंग कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो है, अब जब इंस्ट्रक्शन आ गई तो अब उसको डिकोड करना पड़ता है। डिकोड मतलब कि कंप्यूटर को ये समझना पड़ता है कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है या फिर इस इंस्ट्रक्शन में मुझे करना क्या है। ठीक है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जो डिकोडिंग है ये कंट्रोल यूनिट करता है। एग्जीक्यूशन ये करता है ALU। तो एग्जीक्यूट मतलब उस इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद स्टोर मतलब कि
जो आउटपुट होगा वो उसको मेन मेमोरी में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। पहले दो को हम फेच साइकिल कहते हैं और दूसरे दो को हम एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। जब भी जो भी कोई इंस्ट्रक्शन, एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो होती है या फिर किसी एक प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, अगर 4 और 5 दो नंबर से इनको ऐड करना है, सबसे पहले इनको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में, ये इनपुट यूनिट करेगा, 4 का बाइनरी ये है, 5 का ये है, और इसी तरीके से जो प्लस है, प्लस ऑपरेशन, इसका भी एक बाइनरी जो है कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या होगा कि जब ये मेमोरी में जाएंगे तो जब फेच होगा तो ये सारे जो है 4, 5 और प्लस ये जाएंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये ऐसे आएंगे 1, 1, 1, मतलब जो प्लस का है वो पहले आएगा, उसके बाद 0, 1, 0, 0 और उसके बाद ये। फिर क्या होगा कि जो CPU है वो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उससे समझ आएगा, उसको ऑलरेडी पहले पता होता है, उसका फॉर्मेट होता है, हर एक जो CPU होता है उसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, उसके फॉर्मेट पता है कि पहली 4 जो बिट्स हैं वो मुझे बताएंगी कि उसे हम ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशन कोड, वो मुझे बताएगा कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है। उसे पता है कि 1, 1, 1 पे मुझे ऐड करना है, तो वो समझता है कि हाँ ऐड करना है। उसके बाद जो 0, 1, 0 तो नेक्स्ट 4 बिट्स उसको पता है कि ये ऑपरेंड है, मतलब उसको समझ आता है कि ऐड करना है मुझे 4 को, और उसके बाद जो है और एक ऑपरेंड है तो उसको समझ आता है कि मुझे ऐड करना है 4 और 5 को, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होती है कि इंस्ट्रक्शन जो है उसका क्या फॉर्मेट है, वो किस फॉर्मेट में लिखी है, हर एक के लिए वो अलग अलग होती है। इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को, या फिर अगर हम इंस्ट्रक्शन को डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड। ऑप कोड आपका बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है और ऑपरेंड आपको बताता है कि किस पे करना है। इसके बाद कुछ मिसलिनियस टर्म्स है, रजिस्टर्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये भी एक छोटी मेमोरी सेल्स होती हैं जो कि CPU में होती है। ये किस लिए यूज़ होती हैं कि जब CPU जो है एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, तो उसको कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स निकल गए, लाइक फॉर एग्जांपल 3 नंबर्स को ऐड करना, तो जब वो पहले 2 को करेगा तो जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करना है। अब उसको मेमोरी में वापस सेंड करना थोड़ा सा जो है वो डीले ला सकता है, उसमें टाइम लग सकता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए रजिस्टर्स होते हैं CPU में ही, तो वो फास्ट होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी से जो रिजल्ट आया था 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद उसको रजिस्टर में सेव करेगा। देन जो 3rd नंबर है उसको फिर जो रजिस्टर में सेव रखा था उसके साथ ऐड करके या जो है वो फिर आउटपुट उसका मेन मेमोरी में रख सकते। तो रजिस्टर जो है ये क्विकली स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए, अगर डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा रजिस्टर जो है वो यूज़ होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं और अलग अलग CPUs में अलग अलग नंबर के जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो CPU में आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, ALU हो गया और रजिस्टर्स हो गए। रजिस्टर्स होते हैं फास्ट होते हैं मेन मेमोरी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। MAR जो है वो पहला आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये यूज़ होता है टू फेच इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से डेटा को लेके आना, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसको जो है वहाँ से लेके आना पड़ता है मेमोरी से रजिस्टर्स में, तो उसके लिए जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। MDR जो है ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर है। ये जो है ये डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। जो MAR में आपका दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा आ गया, अगर इंस्ट्रक्शन होगी या फिर डेटा होगा, और MDR में आपका सिर्फ जो डेटा होता है जिसको मेमोरी से लेके आना पड़ता है वो सेव होता है। PC आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया। प्रोग्राम काउंटर इसके दूसरे नाम इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन काउंटर है। ये जो है ये स्टोर करता है कि जब मैंने ऑलरेडी बताया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या सॉफ्टवेयर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब 1 बाय 1 जो है CPU उनको एग्जीक्यूट करता है, तो करंटली कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस जो है वो सेव रहता है प्रोग्राम काउंटर में, ठीक है। एक्यूमुलेटर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हमें कोई मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं कुछ, उनको सेव करना है, लाइक हमें 4 नंबर्स को ऐड करना है, तो पहले 2 को मैंने किया ऐड, तो अब उनका रिजल्ट जो है उसको मुझे कहीं पे सेव करना है, तो उसको मैं एक्यूमुलेटर में सेव करूँगा। फिर 3rd और 4th को उसको ऐड करके उसका जो आउटपुट है वो किसी और में सेव करूँगा, या वैसे में, या फिर उसको मैं जो उसका आउटपुट आएगा उसको मैं फिर एक्यूमुलेटर में जो ऑलरेडी जो है मैंने सेव रखा
रखा था पहले दो का, उनके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को, मतलब जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन को ये सेव करता है, जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बताया था। और MBR जो है ये मेमोरी बफर रजिस्टर है, ये भी जो है ये डेटा को स्टोर करने के लिए, जिसे क्या या तो मतलब मेमोरी से रीड करके लाया है या फिर आपको मेमोरी में राइट करना है, तो उसके लिए जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी मैंने बताया कि एक प्रोसेसर जब एक चिप के ऊपर आ जाए तो उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसमें सारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, ये एक साथ जो है एक ही चिप के अंदर जो है फैब्रिकेट किए होते हैं। ठीक है, तो चिप्स को या फिर इन CPUs को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। ठीक है, फोटोलिथोग्राफी में क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर्स या फिर जितने भी सर्किट्स को कनेक्ट करने के लिए जो पैथवेज होती है उनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स के ऊपर डिफरेंट लेयर्स कुछ मटेरियल की जो है वो डिपॉजिट की जाती है, उसे हम फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इंटेल 4004 जो था वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इसे इंटेल ने 1971 में बनाया था। इंटेल में दो साइंटिस्ट थे, टेड हॉफ एंड फ्रेडरिको फैगन, इन्होंने ये बनाया था। ठीक है, और कुछ जो पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के आजकल आप देखते हो, इंटेल कोर i7, डुअल कोर पेंटियम 4, ये सारे जो है ये माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की अब डेफिनेशन क्या है? माइक्रो प्रोसेसर आप याद रख सकते हो कि CPU ऑन ए चिप। तो ये आपने ऑलरेडी देखी ये इमेज, ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी एक प्रोसेसर है लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, पुराना प्रोसेसर। ये जो है ये प्रोसेसर चिप के ऊपर नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये दो जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जब आपके डेस्कटॉप पीसीज जो होते थे तो वो उनमें बैटरी नहीं होती थी, तो अगर लाइट चली जाती थी तो आप कुछ काम कर रहे होते थे तो आप लूज़ कर सकते थे वो वर्क। तो उसके लिए क्या होता है, यूपीएस एक डिवाइस होती है, वो क्या करती है कि एक तरह से अगर लाइट चली जाएगी तो आपके कंप्यूटर को पावर देती थी। बफर आप कह सकते हो कि ये स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज, कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है, ये बहुत जगह यूज़ होती है। तो आप बफर के लिए याद रख सकते हो कि ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, एक्यूमुलेटर ऑलरेडी मैंने बताया। टाइम स्लाइस आप इतना ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में आई वुड लाइक टू एलॉबरेट ऑन दिस। तो टाइम स्लाइस आप याद रख सकते हो कि जब एक CPU जो है बहुत सारी टास्क को एक साथ करता है या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ चलाता है, तो वो थोड़े टाइम के लिए जो है उनको चलाता है। लाइक फर्स्ट कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए वो एक एप्लीकेशन चलाएगा, फिर कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए दूसरी एप्लीकेशन, फिर से कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए पहली एप्लीकेशन। तो जितने टाइम के लिए वो एक एप्लीकेशन को चलाता है उसे हम टाइम स्लाइस कहते हैं। और जो स्पीड ऑफ प्रोसेसर है उसको हम मेगाहर्ट्ज़ या फिर आजकल के जो CPUs आते हैं उनको हम गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, तो इसे क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जो स्पीड होगी कंप्यूटर की, या हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपका कंप्यूटर कर पाएगा। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA का मतलब है कि अगर कभी आपका CPU कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ से कुछ ज़रूरत पड़ गई कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को मेमोरी में लेके जाना है, तो उसके लिए CPU को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वहाँ पे एक DMC होता है, डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोलर होता है, मेमोरी कंट्रोलर। वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जो है डेटा को इनपुट डिवाइस से मेमोरी में सेव करता है। तो जो है CPU जो है वो अपना काम करता रहता है, उसको वो जो है इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन साइकिल जो होता है, इसे कहते हैं कि it's defined by the time that it takes to fetch two operands from registers and performs ALU operation and stores the result in the register। ठीक है, तो मशीन साइकिल ऑपरेंड्स को फैच करना, ठीक है, रजिस्टर से, और उनके ऊपर फिर ALU ऑपरेशंस करना और फिर वापस जो है उस डेटा को स्टोर करना रजिस्टर में, एक मशीन साइकिल कहलाता है। ठीक है, पाइपलाइनिंग का मतलब है अगर हम जो है पैरेलली अगर हम सेवरल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसे पाइपलाइनिंग कहते हैं। सॉकेट्स, मदरबोर्ड के ऊपर आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को जहाँ पे कनेक्ट किया जाता है उसे हम सॉकेट कहते हैं। ठीक है, So that's it for this lecture. So see you in next lecture. Till then, bye bye.